बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों का एयरपोर्ट्स पे क्या प्रोटोकॉल है, उन्हें किस किस्म के कार्ड्स जारी किए जाते हैं, वो कार्ड हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे भी। और फिर मेरिट के नाम पे अदलिया को कौन बदनाम कर रहा है, असल निशाना कौन सी शख्सियत है और इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं। और जो फिर पीटीआई है ना, ये एक मुर्दा घोड़े की शक्ल इख्तियार करती जा रही है और इंतखाबी निशान बल्ला जो है उसके बरकरार रहने के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। और फिर इसकी मकबूलियत का जो भांडा है वो भी आज बीच चौराहे के फूट गया है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब पीटीआई में शामिल हो गए और खबरें ये चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी को छोड़कर पीटीआई में शामिल हो गए हैं। और उन्होंने जो तकरीर फरमाई है उनसे जो उनकी इल्मियत है वो पता चलता है, उसका मुकाम जो है वो इमरान खान के करीब करीब ही है। जिस तरह इस दुनिया की तारीख से इमरान खान वाकिफ़ हैं, जिस मुल्क में जाते थे कहते थोड़ा नहीं पता, मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, अंग्रेज़ों से ज़्यादा मैं अंग्रेज़ों को जानता हूँ। और फिर जापान और जर्मनी की सरहदें आपस में मिली हुई हैं। इसी तरह की बातें लतीफ़ खोसा साहब ने की हैं। पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करते वक्त लतीफ़ खोसा साहब ने जो खिताब फरमाया है उसमें अगरचे उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बार बार जिक्र किया है, उन्हें बहुत बड़ा सियासी लीडर गर्दाना है, लेकिन हकीकत यह है कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात को छोड़ चुके हुए हैं। पीपल्स पार्टी इनको निकाल चुकी हुई है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जो इंटरव्यू दिया था आसफ अली जरदारी साहब ने, तो उनसे जब पूछा गया था खोसा साहब के बारे में और एतजाज़ अहसन साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा था खोसा तो पार्टी में नहीं है, हमारी पार्टी का बंदा नहीं है, पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं है, एतजाज़ अहसन की हम इज्जत करते हैं। ये बात उन्होंने की थी। इनको निकाला जा चुका हुआ है। इनकी हरकत देखते हुए ना पीपल्स पार्टी इनकी जो खिदमात है वो वापस कर चुकी हुई है। बहरहाल, और फिर यहाँ ये जो पीटीए वाले हैं अब ये एक नया शोशा छोड़ रहे हैं, एक नया बयानिया बना रहे हैं। बार बार बांग्लादेश और मशरकी पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, मुजीब रहमान शेख का जिक्र कर रहे हैं। और खोसा साहब ने भी आज अपने किताब में यही फरमाया। अच्छा, खोसा साहब की जो इल्मियत का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, वो उन्होंने वहाँ क्या फरमाया वो जरा सुन लीजिएगा। मुजीबुर रहमान ने सभी वकीलों को टिकट दी थी और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को टिकट दी थी और 173 में से 172 सीटें जीती थी, एक ही सीट बाशानी लेकर सिर्फ गया था। एक तो खोसा साहब ये गलत फहमी फरमा रहे हैं अपनी टोर बनाने लगी कि वकीलों ने बड़ा काम चुकिया। वहां मुजीब रहमान शेख ने वकीलों को टिकट दिए, स्कूल टीचर्स को टिकट दिए। प्राइवेट स्कूल थे कितने जिनसे उन्होंने असातिज़ा भी लिए और फिर उनको टिकट भी दिए, और कितने टीचर ऐसे थे जो इलेक्शन लड़ने के काबिल थे। और वहां का आप रिकॉर्ड निकलवा लें, देख लें कि कितने वकील थे या कितने नामवर वकील थे जिनको उन्होंने टिकट दिया था और उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। ये बात ठीक है, उनकी मकबूलियत जो थी वो रूज पे थी, सारी सीटें ले गए थे दो के अलावा। और ये फरमा रहे हैं कि जनाब मशरकी पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली में नशिस्तें थी वो 173 थी और 172 पे मुजीब रहमान की जो जमात है वो जीत गई थी और एक नशिस्त जो है वो बशानी साहब ले गए थे। अब इनको ये नहीं पता कि बशानी साहब जो हैं वो मुजीब रहमान शेख के मुखालफ नहीं थे। अच्छा, मौलाना बशानी के नाम से ऐसा लगता है, मौलाना अब्दुल हमीद बशानी साहब के नाम से, कि जैसे ये दारुल उलूम देवबंद के मोहतमे आला हों। वो सोशलिस्ट आदमी थे। इनको मौलवी सुरखा के नाम से ये मशहूर थे और किसान कॉन्फ्रेंस करवाई थी इन्होंने, जिसका बड़ा चर्चा था एक दौर में टोबा टेक सिंह में। ये वो मौलाना बशानी साहब हैं। इनकी सियासत का पहले महवर कुछ और था, लेकिन बाद में तो ये अलहदगी पसंदों में शामिल हो गए थे। ये शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिल गए थे। ये कहाँ उस वक्त मुजीबुर रहमान शेख के मुखालफ जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे। मैंने कल भी बयान किया था कि दो बंदों के बारे में उन्होंने कहा था 11 बजे जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे 7 दिसंबर को 1970 को, उस दिन 11 बजे सुबह सुबह इन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था और उसमें इन्होंने बता दिया था कि छोकरा लोग कहते हैं कि तमाम सीटें जीतनी है। मैंने कहा नहीं, 2 सीटें छोड़ दें, एक देनी है जनाब बुड्ढे को, नूरुल अमीन साहब को, और एक सीट देनी है राजा को, यानी राजा तरीदेव राय को। और यही 2 नशिस्तें जो हैं वो जीते थे। जो मुजीबुर रहमान की पार्टी के अलावा जो लोग थे, ये 2 नशिस्तें थी। बशानी साहब ये कहाँ से ले आए बीच में? और बशानी साहब तो उन लोगों में शामिल थे
जो जब मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ शुरू हुआ, जो पहला जत्था भारत में पनाह गज़ी हुआ था, पनाह लेने के लिए पहुंचा था, उनमें बशानी साहब भी शामिल थे। ये इमरान खान और पीटीए वाले, आप देखेंगे अब मुसलसल मुजीबर रहमान का जिक्र कर रहे हैं, मशरक़ी पाकिस्तान के इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं, और ज़ाहिर है उसके नतीजे में जब कबूल नहीं किया गया था उस इलेक्शन के नतीजे को, तो फिर पाकिस्तान टूट गया था। उन्होंने अपनी तहरीक जो है वो मज़ीद मुनज़्ज़म कर दी थी। ये उन्हीं के पैरोकार लग रहे हैं मुझे, जैसे उन्होंने वहाँ मुक्ति बानी बनाई थी, इसी तरह इन्होंने भी जत्थे बनाए हुए थे। ये जत्थे ही थे जो 9 मई को हमलावर हुए थे GHQ पे और जिन्ना हाउस पे और जो एयरबेस है मियांवाली की। ये कौन लोग थे? इसी तरह की कार्रवाइयाँ उन्होंने वहाँ की हुई थी। वो भी ऐसी बातें करते, मुंह से कुछ और कहते थे कि भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, तो भाई भाई को ना मारे। मगरबी पाकिस्तान वालों को वो कहा करते थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। और ये ना हो कि एक दिन हम एक दूसरे का चेहरा भी ना देख सके, इस तरह की तकरीरें किया करते थे वो। अब इसी तरह की धमकियां जो हैं ये दे रहे हैं। और बशानी साहब के बारे में और बता दें, जो अगरतला साजिश केस थी, वो गिरफ्तार थे शेख मुजीबर रहमान। तो अयूब खान से जो लोग मिलते थे इनको छुड़वाने के लिए, तो बशानी साहब उनमें पेश थे, और ये कह रहे हैं बशानी जो है वो उनके मुखालफ इलेक्शन लड़ा था जो थी। और फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं 173 नशिस्तें थी और 172 जो है वो ले गई थी मुजीबर रहमान की पार्टी अवामी लीग। इनको ये भी नहीं पता 173 नहीं 162 नशिस्तें थी टोटल, जिनमें से 160 नशिस्तें वो ले गए थे और 2 नशिस्तें मैंने बताया नूरुल अमीन और एक राजा तरीदेव राय जो हैं उनको मिल गई थी नशिस्त। तो ये 107 मखसूस नशिस्तें जो खवातीन की हैं वो मिला के भी 167 नशिस्तें थी। ये कह रहे हैं कि 173 नशिस्तों में जनरल इलेक्शन हुआ था। और जिस तरह ये गए हैं पीटीआई में, वो भी खासे की चीज़ है। कौन इनके गले में वो जो दुपट्टा डाल रहा है झंडा, वो डाल रहे हैं जनाब शौकत बसरा साहब। शौकत बसरा साहब भी किसी दौर में पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे और अब उनके पास कोई पीटीआई का ओहदा नहीं है, और उन्होंने उनके गले में वो डाल के झंडा, पटका कह लें आप, जो भी इसको नाम दे लें, तो वो डाल के इनको जनाब उन्होंने शामिल किया है पीटीआई में। और अगरचे पीटीआई वाले जो हैं, जो चेयरमैन है, नए चेयरमैन गौर साहब, उन्होंने इनको वेलकम किया है। अच्छा, खोसा साहब जो है ना, ये असल में हैं बुशरा बेगम की पार्टी के, और फिर सहारा बुशरा बेगम ने कहा होगा जनाब आप आ जाएं। और आपको याद होगा जो एक ऑडियो लीक हुई थी जिसके खिलाफ ये अदालत में भी गए हुए हैं, जिसमें वो अपनी जो हैं क्या कहते हैं उनको देरानियाँ, उनकी चुगलियाँ कर रही हैं कि ये तीनों कैसे पहुंच गई। मैंने खान साहब को ये कहा कि मेरा वकील तो खोसा ही रहेगा वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें चाहते हैं। तो फिर बहरहाल इनके जो नए चेयरमैन हैं गौर खान साहब, उन्होंने तो फिर वेलकम किया इनको। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो पीटीआई है, ये एक ऐसा मुर्दा घोड़ा है जिसमें जान डालने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे जान डलती हुई नज़र आ नहीं रही। ये जो बड़ी बातें हो रही है ना जनाब, पीटीआई बड़ी मकबूल है, और इन्होंने आज एक वर्चुअल जो है वो जलसा भी किया है, और उसमें सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है इन्होंने इस्तेमाल किया। और मैं समझ रहा था जब मैं इमरान खान तकरीर करता था तो मिलियंस में चले जाती होती थी, और बल्कि इनके कोई वीलागर्स जैसे हैं जो लाखों में उनके व्यूज़ आ जाते होते थे। अब इनकी जो सूरत हाल है, वो इन्होंने 9 बजे का प्रोग्राम बनाया हुआ था। मैंने कहा जनाब ज़रा देखें, पहले तो इन्होंने शोर मचा दिया जनाब, जो पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस खत्म बंद हो गई है या सुस्त हो गई है। मेरे तो बिल्कुल ठीक चल रही थी। और फिर मैंने जब चेक किया ट्विटर पे, जिसको एक्स कहते हैं आप, उसमें 9 बजे 9:30 बजे के करीब मैंने देखा तो कोई 41-42 हज़ार लोग थे। फिर मैंने 10:23 पे देखा तो 34,900 लोग जो हैं वो देख रहे थे इनकी जो स्पेस वगैरह होती है। और फिर 10:11 बजे के करीब मैंने देखा तो 31,000 लोग जो थे वो जुड़े हुए थे इनके। और यूट्यूब पे 77,000 के करीब लोग थे जो देख रहे थे लाइव, और फेसबुक पे 10,000 के करीब लोग थे। और फिर दूसरी पार्टी जो है पीटीआई को छोड़ के जाने वाले सोशल मीडिया के जो लोग हैं, उन्होंने बताया दिखाया, एक ही कमरे में 10-15 कंप्यूटर पड़े हुए हैं और वहाँ शोज एक जी किया जा रहे हैं, जहाँ 15 बंदे देख रहे हैं, जबकि वो एक ही बंदा उन सबको ऑपरेट कर रहा है। तो
तो यानी इस हिसाब से देख लें कि कितने लोग थे जो इनका जो वर्चुअल जलसा है उसमें आए थे, और बड़ा इन्होंने कंपेन की थी कि जनाब करोड़ों आदमी आ जाएंगे, करोड़ों लोग, पूरी दुनिया से लोग देख रहे होंगे। तो पूरी दुनिया में इनका मतलब कि इनके साथ जो डिवोटेड हैं लोग वो यही हैं कि जनाब ये जो मैंने जिक्र किया है, लाख सवा लाख के करीब जो लोग ये लोग थे, और उनको फिर आप डिवाइड कर दें 15 पे, इतने लोग जो हैं वो इनके साथ जुड़े हुए थे। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ टिकटों शिकटों वाली, वो जिनका केस है ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला, अकबरस बाबर वगैरह ने और 10-15 और लोगों ने भी चैलेंज किया हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन के कहने पे नहीं इलेक्शन हुए थे, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। दोबारा इलेक्शन जो इन्होंने करवाए हैं, जिसमें ये गौहर खान साहब, जो गौहर अली खान साहब जो ये चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, तो अब उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो ओहदेदारान हैं, इनके नौ मुंतखब ओहदेदारान, उनको तलब किया हुआ है। अब जो नौ मुंतखब ओहदेदारान हैं उनमें फिर इन्होंने जो नामजदगियाँ भी की, कुछ जो वाइस चेयरमैन वगैरह या नायब सदूर वगैरह हैं, उनकी नामजदगियाँ जो हैं, जो सदर वगैरह हैं और वाइस चेयरमैन जो हैं ख़ास तौर पे मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, ये इन्होंने फिर नामजदगियाँ की हैं बाद में। इनके आइन में होगा, उन्होंने कहा जनाब सब ओहदेदारों को बुलाएं। अब सारे ओहदेदार तो जेल में हैं, कुछ भगोड़े हैं, अलीमीन गंडापुर वगैरह, तो वो कैसे पेश होंगे। और दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया हुआ है इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को, तो पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से, कि हतमी फैसला ना किया जाए, बाहर कार्रवाई शारवाई कर लें। अब दिन रह गए थोड़े, 20 से 22 तारीख तक कागजात नामजदगी जमा होने हैं। आमतौर पर कागजात नामजदगी के साथ जो टिकट है वो भी जमा करवा दिया जाता है। अब उस केस का फैसला होगा तो सिंबल जारी होगा ना, वो तो एक तरह से इल्तवा में पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जनाब आप नए इलेक्शन करवाएं, फिर सिंबल जारी करेंगे। नए इलेक्शन करवाए इन्होंने, वो इलेक्शन जो है वो फिर मतनाज़ा हो गए, उसका फैसला रोक दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। इसका मतलब कि मामला वहीं पे रुका हुआ है जहां पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन ने कहा था जनाब आपका इलेक्शन मतनाज़ा है, दुरुस्त नहीं है, दोबारा इलेक्शन करवाएं 20 दिन के अंदर अंदर, वरना सिंबल नहीं मिलेगा। अब इन्होंने करवा दिए इलेक्शन, और पेशावर हाई कोर्ट ने इन्हीं की दरखास्त पे ये कह दिया जब हतमी फैसला ना किया जाए। इसका मतलब जो पहले वाला फैसला है इलेक्शन कमीशन का कि सिंबल जारी नहीं करना जब तक आप इलेक्शन नहीं करवाते, और जब तक दूसरे इलेक्शन का फैसला नहीं हो जाता कि ये दुरुस्त है या गलत है, तो फिर सिंबल इनको कैसे जारी होंगे। बहरहाल जो उम्मीदवारों को सिंबल जारी होने, जो अहल उम्मीदवार होंगे वो होने 13 जनवरी को, और मे भी टिकट जो है वो एक दिन पहले भी जमा करवाया जा सकता है। हो सकता है कि ये उस वक्त तक मामला हल हो जाए, लेकिन ये खुद गए हुए हैं पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन अब आपने फैसला नहीं करना, हतमी फैसला समाज सबूत कर लें। और अगर हतमी फैसला नहीं होता है इस पर, तो फिर जो उन्होंने पहले हुक्म जारी किया हुआ है कि आपका इलेक्शन ठीक नहीं है, इसलिए भाई टिकट जारी नहीं हो सकता, आपको सिंबल जो है वो जारी नहीं हो सकता जब तक आप सही इलेक्शन नहीं करवा के आते। अब आते हैं जनाब उस खबर की तरफ, जो पूरा दिन जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी दिखाया, वो जो सिविल एविएशन वालों ने एक खत लिखा है जिसमें ये कहा गया कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस हैं, उनके जो बीवी बच्चे हैं उनकी एयरपोर्ट पे जिस्मानी तलाशी नहीं होगी, ये कहा गया। और उसके बाद शोर मच गया हुआ जनाब, देखें ये क्या हो गया है, ये ऐसे ये कोई आसमान से उतरी मखलूक है, इस तरह की बातें आपने भी देखी होंगी, सोशल मीडिया पे चल रही हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये नोटिफिकेशन जो है, ये लेटर जो है ये जारी किया गया है, और तमाम एयरपोर्ट्स पे इनको ये प्रोटोकॉल होगा, जो पाकिस्तान के अंदर एयरपोर्ट्स हैं ये प्रोटोकॉल इनको मिलेगा। अब उसमें जो लेटर है वो गया है 21 सितंबर को, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लेटर जारी हुआ है ये बच्चों को इस्तिस्ना देने वाला, बीवी बच्चों को, वो गया है 21 सितंबर को। और वहाँ से जो लेटर जारी हुआ है वो जारी हुआ है 12 अक्टूबर को, जिसमें ये कहा गया कि जनाब इस्तिस्ना मिल गया है, इनको ना चेक किया जाए, इनकी जिस्मानी तलाशी ना ली जाए। अच्छा, इसमें जो निशाना बनता है असल बंदा वो है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। वो कैसे? वो ये कि 17 सितंबर को वो हलफ उठाते हैं, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं। उसके बाद ये लेटर जाता है 21 सितंबर को। इसका मतलब जो रजिस्ट्रार की तरफ से अगर लेटर गया हो, क्योंकि कॉपी जो है सिविल एविएशन वालों ने वो उनको भेजी है,
रजिस्ट्रार को। इसका मतलब यह कि रजिस्ट्रार की तरफ से गया होगा और रजिस्ट्रार अपने तौर पे ऐसा कोई खत लिख नहीं सकता। और शोर जो है उसका मचाने का मतलब भी यही है कि काजी साहब को, जैसे वो अली बाकर नजवी साहब के बेटे का मामले में उन्होंने खत लिख दिया था कि जनाब इनको अमेरिका जा रहा है, मेरे ऑर्डर इनको प्रोटोकॉल दिया जाए, और फिर वो वापस भी ले लिया था जब सोशल मीडिया पर शोर मच गया था। तो इसी और कितनी बदनामी हुई थी अली बाकर नजवी की। मैंने उनके हक में एक व्लॉग कर दिया था तो आप लोगों ने मेरे पीछे पड़ गए थे, कितने कमेंट्स किए थे इस बात के, जनाब वो तो अली बाकर नजवी 2 नंबर जज है और आप उसकी पता नहीं क्या वजह है, क्यों उसकी हिमायत कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट भेजती है, इसके मतलब काजी फायद साहब ने भेजा होगा, यही है ना। वैसे वो जो इनका प्रोटोकॉल का तरीक़ाकार है ना, जो इनको एक कार्ड जारी होता है, वो कार्ड हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये कार्ड या पास जो है ना, ये 1 साल के लिए जारी होता है, हर साल जारी होता है। उसमें फाजल जज जो हैं जस्टिस साहब, उनका नाम मैंने वो छपा दिया है और उनकी तस्वीर भी मैंने छपा दी है। और उसमें और फिर उनको क्या मुराद होती है, मुराद यदि एक लेटर जो है पहले से मौजूद है जिसमें ये लिखा हुआ है, वो भी ये सिविल एविएशन वालों का लेटर है और वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके नाम वो लेटर है। उसमें यह है कि जो जज साहब होंगे, ये कार्ड जिस जज के पास होगा, बॉडी सर्च नहीं होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो कार्ड पे हिदायत लिखी हुई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनमें ये है कि इनकी ये इस्तिस्ना इनको नहीं होगा, ना इनके सामान जो है वो तलाशी से मुस्तस्ना होगा और ना ही ये खुद बॉडी सर्च से मुस्तस्ना होंगे। ये कार्ड पे लिखा हुआ है। बहरहाल एक लेटर पहले से ये मौजूद है। वैसे भी कौन जुर्रत कर सकता है, अगर ये कार्ड किसी के पास है और पता है, तस्वीर लगी हुई है और लिखा हुआ है जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फलां फलां, तो किस में इतनी जरूरत है कि जनाब आओ जनाब तलाशी दो, असं तलाशी लेनी है, जेबां फरोलनियां थोड़ियां, तुसी कुछ लैके तो नहीं जा रहे, कोई हीरोइन तो नहीं लेके जा रहे, या कोई कुछ भी गैर कानूनी कोई चीज़ तो नहीं जा रही है आपके साथ, तो वो किस में जरूरत है इतनी। वो लेटर ना भी हो तो ये जो कार्ड है जिस पर एग्जेक्टिव लिखा हुआ है, यही काफ़ी है उनके लिए, उनके प्रोटोकॉल के लिए। बहरहाल अब तक का तरीकाकार ये था कि जो प्रोटोकॉल अफसर हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो जाते हैं, इनका सामान वगैरह जो अमला है वो बुक शुक करवा देता है और ये फिर जो एग्जेक्टिव लाउंज या वीआईपी लाउंज है वहाँ जो बैठ जाते हैं और फिर जो फ्लाइट जब आती है उसके हिसाब से रूटीन में चले जाते हैं। इनके वो जो बॉडी सर्च नहीं होती, और लेकिन जो इनके बच्चे और बीवी होते थे उनकी वो सर्च होते थे। अब उनके बीवी बच्चों की जो है वो भी जामा तलाशी जो है वो नहीं होगी इस लेटर के मुताबिक। अच्छा, ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ये है 12 अक्टूबर का और लेटर जो है, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट से गया वो 21 सितंबर को गया। ये इतनी देर तक खबर छुपी कैसे रही, क्यों छुपी रही खबर। और अली बाकर नजवी वाला भी जो मामला था ना, उन दिनों जो नवाज शरीफ का केस था जमानत वाला, जो अल अजीजिया वाली जमानत थी, और वो लाहौर से जिस बेंच ने ली थी, अली बाकर नजवी साहब उसके हेड थे, और मैं बार बार कह रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू करना है, और उनका पूरा प्लान लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू करने था। फिर बीच में कुछ ऐसा मसला हो गया कि अली बाकर नजवी साहब का वो लेटर जो है वो मंजर आम पे लाना पड़ा। अब क्या मसला हो गया है, किसको ये बदनाम करना चाह रहे हैं, कौन लोग हैं जो बदनाम करना चाह रहे हैं। 2 केस हुए हैं अभी। एक तो वो इलेक्शन वाला मामला, जो इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसरों के जो नोटिफिकेशन थे वो सस्पेंड करके एक तरह से स्टे कर दिया था इलेक्शन। तो काजी साहब ने उसके खिलाफ जो दरखास्त है वो सेम डे उसकी समाअत की, यानी जिस दिन दायर हुई उसी दिन बेंच बना और उसी दिन समाअत हुई, और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उन्होंने सस्पेंड किया। तो फिर उन लोगों को शायद तकलीफ पहुंची हो जो ये चाहते हो कि इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए, और काजी साहब बार बार कह रहे हैं कि जनाब पत्थर तलकीर है, 8 फरवरी तो एक दिन भी अगे नहीं होने देना। समझ आ रही ना आपको। और दूसरा, फैज अमीर साहब को उन्होंने नोटिस जारी किया शौकत अजीज सिद्दीकी वाले केस में। हो सकता है कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ हुई हो। ज़ाहिर है जो लोग इलेक्शन नहीं चाहते होंगे और कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से जनाब ये हुक्म इतना ही जारी करवाया गया, इतना बड़ा आर्डर जो है वो सिंगल बेंच सिंगल जज कैसे कर सकता है, तो उनके भी अपने कुछ वसाइल हैं, उनके ज़राए हैं खबर लीक करने के। और फिर फैज़ अमीर साहब जो हैं
उनके अपने भी ज़राए हैं, वो ज़ाहिर है DGIS से ही रहे हुए हैं, कोर कमांडर रहे हुए हैं, उनके भी तो चाहने वाले होंगे ना, जो अंदर खाते ये खत शायद निकाल के दे सकते हैं। और बदनामी किसकी है? बदनामी है सुप्रीम कोर्ट की। और क्योंकि उसमें डेट लिखी हुई है 21 सितंबर की, कि लाहौर हाई जो सुप्रीम कोर्ट से लेटर है 21 सितंबर को आया है, इसका मतलब काजी साहब ने ये काम किया है कि काजी साहब ने अपने बीवी बच्चों को, ज़ाहिर है बाकी जजेस भी उससे फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन वो चाहते होंगे कि मेरे बीवी बच्चों की तलाशी ना ली जाए, इससे मुस्तफ़ीद सारे जज होंगे। लेकिन बदनामी जिसको टारगेट किया जा रहा है वो है काजी साहब। और काजी साहब को क्यों टारगेट किया जा रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया मामला, और फिर आप अंदाज़ा लगा लें वो कौन लोग हो सकते हैं जो काजी साहब की बदनामी चाहते हैं या बदनाम करना चाहते हैं या अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं। वो बंदा अंडर प्रेशर होने वाला है ही नहीं। जिन्होंने स्टे कर देता ना लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म और इलेक्शन का कह देता, शेड्यूल जारी करवा देता, ਇਹਦਾ मतलब कि जिन्ने भी धड़े धुड़े कितने मुकदरा च पै पो ना वो किसी के भी जेरे असर नहीं आएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।